डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में मैंने जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर के बारे में आपको ये समझाया था कि जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है और कब जो है वो ये कंपनी यूज़ करती है। और इसके अलावा मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर में एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन वो हमने सिर्फ डमी एंट्रीज देखी थी, कोई क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद नहीं था, वैल्यूज पुट नहीं की थी। और स्पेशली लेबर की एंट्री जो है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हो और स्पेशली उसमें जो लेबर की एंट्री हो तो वो हम कैसे डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये राइट साइड पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये मैंने डिजाइन किया हुआ छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। मटेरियल परचेज किया है उधार पर। यहाँ पर दो मैंने लेजर्स बनाए हुए यानी दो बुक्स बनाए हुए, एक फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर का मतलब है कि ये फैक्ट्री की बुक है। जर्नल लेजर यानी ये हेड ऑफिस की बुक है। जर्नल लेजर कहते हैं हेड ऑफिस को, ये हेड ऑफिस की बुक है। अच्छा, मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि फैक्ट्री की बुक में सिर्फ चार वर्ड्स लिखे जाते हैं। वो चार वर्ड्स क्या हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और फैक्ट्री वर्ड। ये चार अकाउंट्स हैं जिन्हें फैक्ट्री को लिखने की इजाज़त है। इसके अलावा कोई भी अकाउंट फैक्ट्री को लिखने की इजाज़त नहीं होती है। पहली एंट्री जो यहाँ पर लिखी वो लिखी हुई है रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट ₹2 लाख। अच्छा, मैं यहाँ पर पूरे फॉर्मेट के साथ तो ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है, तो इसीलिए मैं बस आपको एंट्री एक्सप्लेन करूंगा। कॉलम्स वगैरह उम्मीद है आपको आते होंगे, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट अगर आप करते हैं तो मटेरियल परचेज करने की आप पहले तो दिमाग में एंट्री लेकर आइए, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपने पढ़ा था। इसकी एंट्री मैं आपको नीचे यहाँ प्रेजेंट करूंगा कि इसकी एंट्री क्या बनती है। अगर आप उधार पे मटेरियल खरीदते हैं तो इसकी एंट्री बनती है रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। मटेरियल खरीदने के लिए ये एंट्री बननी चाहिए। अब रॉ मटेरियल किसकी बुक में लिखा जाएगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री की बुक में लिखा जाएगा, यानी ये जो डेबिट में आ रहा है रॉ मटेरियल ये फैक्ट्री की बुक में लिखा जाएगा। अकाउंट पेबल, उधार कौन अदा करेगा? क्या उधार भी फैक्ट्री अदा करेगा? जी नहीं सर, उधार अदा करना हेड ऑफिस का काम है, तो अकाउंट पेबल को लिखेगा हेड ऑफिस। ठीक है। अब इस एंट्री को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। रॉ मटेरियल फैक्ट्री की बुक में लिखना है, तो रॉ मटेरियल को मैं फैक्ट्री की बुक में जाकर लिखता हूँ डेबिट साइड पर ₹2 लाख। अकाउंट पेबल हेड ऑफिस की बुक में लिखना है, तो अकाउंट पेबल को हेड ऑफिस की बुक में ले आकर मैं लिखता हूँ क्रेडिट साइड पर। अकाउंट पेबल क्रेडिट में लिखना था ₹2 लाख। अच्छा, आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स ने इसे वाउचर पेबल के नाम से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट पेबल लिखे हैं, वाउचर पेबल लिखे हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों तरीके सही हैं। कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। जो आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। आपने वाउचर पेबल से अगर पढ़ा है तो वाउचर पेबल से लिखिए, और अगर आपने अकाउंट पेबल से पढ़ा है तो आप अकाउंट पेबल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आधी एंट्री फैक्ट्री की बुक में लिखी गई, आधी एंट्री हेड ऑफिस में लिखी गई। मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि अगर आधी आधी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं तो दोनों अपनी अपनी बुक्स में एक दूसरे के नाम इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्री अपनी बुक में जर्नल लेजर का नाम इस्तेमाल करेगा और जर्नल लेजर अपनी बुक में फैक्ट्री का नाम इस्तेमाल करेगा। तो जर्नल लेजर ने अपनी बुक में फैक्ट्री का नाम इस्तेमाल किया यानी फैक्ट्री लेजर, और फैक्ट्री ने अपनी बुक में जर्नल लेजर का नाम इस्तेमाल किया। अपोजिट साइड पर जहां जगह खाली हो गई थी, यहाँ डेबिट में जगह खाली थी तो डेबिट में फैक्ट्री लेजर लिखा गया, यहाँ क्रेडिट में जगह खाली थी तो क्रेडिट में जर्नल लेजर लिखा गया। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री में लिखा है मटेरियल वाज कंज्यूम्ड फॉर डायरेक्ट पर्पस 70,000, फॉर इनडायरेक्ट पर्पस 30,000। मटेरियल इस्तेमाल किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आप इसकी एंट्री अपने दिमाग में लेकर आए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल अगर हम यूज करें तो क्या एंट्री बननी चाहिए, तो नीचे मैं आपको यहाँ पर एंट्री प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिएगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, ये आप इसकी एंट्री बनाते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। क्यों बनाते हैं? अगर ये नहीं पता कि इसकी एंट्री ये क्यों बनती है तो बराए मेहरबानी पहले आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का लेक्चर देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि मटेरियल यूज करने के लिए हम ये एंट्री क्यों बनाते हैं। वर्क इन प्रोसेस कौन लिखेगा? वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री लिखेगा भाई। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कौन लिखेगा? फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री लिखेगा भाई। और रॉ मटेरियल कौन लिखेगा? रॉ मटेरियल भी फैक्ट्री लिखेगा। मुबारक हो भाई, तीनों एलिमेंट्स जो है वो फैक्ट्री अपनी बुक में लिखेगा, यानी कंप्लीट एंट्री फैक्ट्री की बुक में लिखी जाएगी। तो कंप्लीट एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट से, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट 70,000 था। फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल के अमाउंट से 30,000 से, और दोनों को मिलाकर रॉ मटेरियल क्रेडिट यानी ₹1 लाख से। हेड ऑफिस इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिखिए पॉइंट नंबर 2 नो एंट्री, या इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये थी एंट्री नंबर 1, यहाँ पर भी लिखी जाएगी 1 और यहाँ पर भी लिखी जाएगी 1। ये है एंट्री नंबर 2, यहाँ पर लिखी जाएगी, जब डेट का कॉलम होगा वहां पर लिखेंगे आप 2। ठीक, और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, या तो लिख दीजिए नो एंट्री या जगह खाली छोड़ दीजिए। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। और थर्ड एंट्री जो कि है लेबर की एंट्री। लेबर की एंट्री जरा समझ लीजिएगा। लेबर वाज कंज्यूम्ड एज फॉलोज, फॉर डायरेक्ट पर्पस 70,000, फॉर इनडायरेक्ट पर्पस
10,000, यानी आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो यूज़ किए। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 70,000 और इनडायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 10,000। लेकिन आप जब लेबर से काम लेते हैं, ये तो लेबर की सैलरी बनी है, लेकिन हम लेबर से जितना काम लेते हैं हम लेबर को उतनी सैलरी अदा नहीं करते, क्योंकि लेबर की सैलरीज में से कुछ पैसे डिडक्ट भी किए जाते हैं। अब क्या पैसे डिडक्ट कर रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ है। पेरोल टोटलिंग 80,000। 80,000 कैसे बन रहा है ये बता दिया। 70,000 और 80,000 दोनों 10,000 मिलाकर कितने हो गए? 80,000। यानी आप लेबर को सैलरी दे रहे हैं 80,000 रुपए, वर पेड। ठीक है, जहन में रखिएगा, पेड। 10% ऑफ वेजेस वर विदहेल्ड फॉर इनकम टैक्स एंड 5% फॉर प्रोविडेंट फंड। यानी आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से 10% सैलरी जो वो विदहेल्ड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, किस नाम पर? इनकम टैक्स के नाम पर, और 5% पैसे आप डिडक्ट करेंगे प्रोविडेंट फंड के नाम पर। आइए जरा इसकी पहले बेसिक एंट्री बनाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की। डिडक्शन की बात बाद में करेंगे। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर यूज करते हैं तो इसकी एंट्री मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और एक्रूड पेरोल क्रेडिट। ये इसकी एंट्री बनाई जाती है। डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस के नाम से, इनडायरेक्ट लेबर को फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, और सैलरी क्योंकि पे करनी है तो एक्रूड पेरोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस कौन लिखेगा? वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री लिखेगा। और फैक्ट्री ओवरहेड कौन लिखेगा? फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री लिखेगा। एक्रूड पेरोल भी क्या फैक्ट्री लिखेगा? नहीं सर, ये वर्ड यहाँ पर आपने नहीं लिखा, इसका मतलब कि ये वर्ड फैक्ट्री नहीं लिखेगा, ये वर्ड हेड ऑफिस लिखेगा, यानी जर्नल लेजर की बुक में लिखा जाएगा। तो पहले जितनी बात समझ आ गई, पहले उतनी बात लिख लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री वर्ड, ये दोनों फैक्ट्री की बुक में लिखे जाएंगे, तो इन दोनों को मैं लिखता हूँ फैक्ट्री की बुक में। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, 70,000 से और 10,000 से। एक्रूड पेरोल को हेड ऑफिस लिखेगा, कहां पर लिखेगा? क्रेडिट साइड पर। तो हेड ऑफिस की बुक में मैं एक्रूड पेरोल लिखता हूं क्रेडिट साइड पर, एक्रूड पेरोल। सर ये क्या बात हुई, आपने 68,000 कैसे लिख दिया यहाँ पर? वो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपको ये कहानी भी समझ में आ जाएगी। सस्पेंस मूवीज देखा करें, सस्पेंस मूवीज में बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है जब सस्पेंस होता है, तो यहाँ पर ये भी सस्पेंस रखा हुआ है, तो ये सस्पेंस में भी आपको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर फैक्ट्री की बुक में जो वो क्रेडिट साइड पर जगह खाली हो गई, और हेड ऑफिस की बुक में डेबिट साइड पर जगह खाली हो गई। तो फैक्ट्री क्रेडिट साइड पर किसका नाम इस्तेमाल करेगा? हेड ऑफिस का, यानी जर्नल लेजर का। कितने से? 80,000 से। 70 और 10 मिलाकर हो गए 80,000। रूल ये है, तरीकेकार ये है कि अगर फैक्ट्री ने जर्नल लेजर को 80,000 से लिखा है तो जर्नल लेजर भी यानी हेड ऑफिस भी फैक्ट्री को सेम अमाउंट से रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि दोनों सेम बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये भी इसी को यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। जर्नल लेजर जो इसने यहाँ लिखा है 80,000 से, ये फैक्ट्री लेजर को लिखेगा कितने से? 80,000 से। यानी फैक्ट्री की सैलरी पे करनी है 80,000 रुपए, फैक्ट्री का खर्चा है 80,000 रुपए। लेकिन क्या वाकई हम 80,000 रुपए ही देंगे? हेड ऑफिस फैक्ट्री वालों ने हेड ऑफिस को बताया कि भाई 80,000 रुपए की सैलरी है। हेड ऑफिस वालों ने कहा अच्छा ठीक है, बता दो अपनी सैलरी, हम लिख लेते हैं। फैक्ट्री वालों की सैलरी उन्होंने लिख कर रख ली 80,000 रुपए। अब बोल रहे हैं बाकी अब हमारा मसला है कि हम इसमें से कितनी सैलरी इंप्लॉइज को देंगे और कैसे देंगे, वो हमारा काम है। समरी अभी हम बना रहे हैं। तो अभी फैक्ट्री वाले इस पे जो है वो डिडक्शन करते हैं। 10% इसमें से काटेंगे इनकम टैक्स के, ये लिखा हुआ, और 5% काटेंगे इसमें से प्रोविडेंट फंड के। अब इंप्लॉय की सैलरी में से 10% इनकम टैक्स के पैसे काटे गए हैं। अगर फैक्ट्री वाले इनकम टैक्स के पैसे काट रहे हैं इंप्लॉय की सैलरी में से, तो काट के वो अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, जो अपने पास रख रहे हैं तो क्या वो पैसे फैक्ट्री यानी कि हेड ऑफिस के हो गए, यानी हेड ऑफिस ने वो पैसे कमा लिए? तो जी नहीं, इसका जवाब ये है कि अगर हेड ऑफिस ने आपकी सैलरी में से कुछ पैसे काटे हैं, यानी कंपनी अगर आपकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट करती है, तो वो पैसे कंपनी ने कमाए नहीं है, बल्कि कंपनी वो आपको जो पैसे आपकी सैलरी में से डिडक्ट हुए, कंपनी वो आपके नाम पर गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर पे करेगी। यानी एम्प्लॉय की सैलरी में से जो पैसा डिडक्ट किया गया है सैलरी इनकम टैक्स के नाम पर, वो कंपनी पर लायबिलिटी है कि वो कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी। तो ये लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर कि कंपनी जो है गवर्नमेंट को आपकी सैलरी में से जो पैसा डिडक्ट किया है वो अदा करेगी। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा इनकम टैक्स को क्रेडिट साइड पर 8,000। 8,000 कैसे आया? क्योंकि 10% लेना था। 80,000 का 10% ले तो कितना बनता है? 8,000। इसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किए गए हैं 5% प्रोविडेंट फंड के नाम पर। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने की सैलरी में से कुछ परसेंट डिडक्ट करती है। जैसे यहाँ पर है 5%, अपनी एम्प्लॉय की सैलरी में से 5% पैसे डिडक्ट करेगी, और डिडक्ट करने के बाद हर महीने की सैलरी में से ऐसा करती रहेगी। और जब वो एम्प्लॉय जाना चाहेगा या जब वो एम्प्लॉय को जब ज़रूरत होगी, तो वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी से कहेगा कि भाई मेरी सैलरी में से जितने पैसे आपने डिडक्ट किए थे वो पैसे मुझे वापस कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल कि आप 20 साल के बाद कंपनी छोड़कर जाते हैं और 20 साल के बाद कहते हैं कि भाई जितने पैसे मेरी सैलरी में से डिडक्ट हुए थे वो पैसे मुझे अदा कर दिए जाएं। अब कंपनी ने आपकी सैलरी में से 20 साल में सपोज काट के रखे हैं 15 लाख रुपए।
सपोज कीजिए 20 साल में आपकी सैलरी में से काट के रखे हैं 15 लाख रुपए, तो जब आप वापस जाएंगे तो कंपनी आपको 15 लाख नहीं बल्कि 30 लाख रुपए यानी डबल पैसे वापस करती है। बाकी 15 लाख रुपए कंपनी अपने पास से आपको अदा करती है। खैर वो एक बात का मसला है। तो फिलहाल कंपनी ने आपकी सैलरी में से 5% पैसे जो वो काट के रख लिए। ये पैसे जो कंपनी ने काट कर रखे हैं, ये पैसा कंपनी पर क्या है? कंपनी पर लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि जब आप जाएंगे या जब आपको नीड होगी, आप कंपनी से मांगेंगे, तो कंपनी आप ही का पैसा आपको क्या करेगी? वापस करेगी। ये पैसा आपकी सैलरी में से जो काटा गया है, ये पैसा कंपनी का नहीं है, कंपनी आपको वापस करेगी। तो ये भी कंपनी पर क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? क्रेडिट साइड पर। तो प्रोविडेंट फंड को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर 4000। ये 4000 कैसे आया कि 80,000 का 5% लीजिए, कितना बनता है? 4000। अब 80,000 की सैलरी में से 8,000 और 4,000 रुपए अगर काट लिए जाएं, यानी 12,000 रुपए अगर काट लिए जाएं, तो कितनी सैलरी बचती है? 68,000। यानी एम्प्लॉय को अब जो सैलरी पे की जाएगी वो 80,000 रुपए नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें कितनी सैलरी पे की जाएगी? 68,000, क्योंकि 12,000 रुपए कंपनी ने उनकी सैलरी में से काट लिए हैं। तो इसीलिए यहां पर आया था एक्रूड पेरोल 68,000। अच्छा, अगर तो आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं की है तो ये एंट्री यहां पर कंप्लीट हो गई। लेकिन यहां पर वर्ड लिखा हुआ है सैलरीज वर पेड, कि आपने जो है वो एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी है। अब जब पे करते हैं तो पे करने की एंट्री कौन बनाएगा? क्या फैक्ट्री उसकी एंट्री बनाएगा या जर्नल लेजर उसकी एंट्री बनाएगा? तो इसका जवाब ये था, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसकी एंट्री जो है वो फैक्ट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि पे करना हेड ऑफिस की जिम्मेदारी। कैश कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा। यानी इसकी पूरी एंट्री जो है वो हेड ऑफिस के बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये जो लायबिलिटी थी 68,000, अगर इस लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाए तो एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड पेरोल डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी खत्म करने के लिए लिखा डेबिट साइड पर, और इसके बदले हेड ऑफिस क्या पे करेगा? कैश पे करेगा। तो कैश क्रेडिट 68,000 से। ठीक है जी। तो ये लेबर की सबसे भयानक तरीन एंट्री थी। एंट्री नंबर 3 और 4 दोनों मिलाकर ये एंट्री बनी है। ठीक है, एंट्री नंबर 3 और 4 दोनों को कंबाइन कर ये एंट्री बनाई गई। अब आते हैं एंट्री नंबर 5 पर। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की बात कर रहे हैं। अगर इसकी मैं एंट्री बनाता हूं, बेसिक एंट्री, तो एंट्री बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस किसकी बुक में? वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री की बुक में भाई। और फैक्ट्री ओवरहेड किसकी बुक में? फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री की बुक में। यानी ये कंप्लीट एंट्री लिखी जाएगी फैक्ट्री की बुक में। तो फैक्ट्री की बुक में आ जाते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। ये सारे 56,000 कैसे आ गया? उन्होंने कहा था 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, जो भी डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है उसका 80%। तो डायरेक्ट लेबर थी यहाँ पर, ये देखिए 70,000। 70,000 का 80% लिया, तो मैंने ऐसे दिमाग में कैलकुलेट किया था, हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद 56,000 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये होगा एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 6, जॉब वॉज कंप्लीटेड ₹1,50,000। यानी माल जो है वो तैयार हो गया। जो माल तैयार हो जाए उसे आप कहते हैं फिनिश गुड्स, और उसके लिए एंट्री बनाते हैं फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश गुड्स किसकी बुक में लिखा जाएगा? फिनिश गुड्स फैक्ट्री की बुक में। वर्क इन प्रोसेस भी फैक्ट्री की बुक में। यानी ये दोनों बातें फैक्ट्री की बुक में लिखी जाएंगी। अब फैक्ट्री की बुक में अगर इसकी एंट्री रिकॉर्ड करें तो फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, क्या अमाउंट? 1,50,000। सिंपल सी एंट्री, बहुत आसान। ठीक है जी। लास्ट एंट्री पर आते हैं, और लास्ट एंट्री में दो एंट्रीज बनेंगी। लिखा हुआ है फिनिश गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,40,000। 1,20,000 रुपए का माल आपने 1,40,000 रुपए में जो है वो सेल कर दिया, यानी बेच दिया। जब सेल करते हैं तो दो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं परपीचुअल सिस्टम के तहत। एक एंट्री होती है कॉस्ट की और दूसरी एंट्री होती है सेल्स की। पहले बात करते हैं हम कॉस्ट की एंट्री की। कॉस्ट के लिए आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये कॉस्ट की एंट्री, यानी असल कीमत की, जो माल बेचा है उसकी असल कीमत क्या है? उसकी असल कीमत है 1,20,000 रुपए। तो इसकी एंट्री बनाई जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसकी बुक में लिखा जाएगा? क्या ये फैक्ट्री की बुक में लिखा जाएगा? नहीं जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फैक्ट्री की बुक में नहीं आएगा। सेल करना भाई हेड ऑफिस का काम है, ये हेड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिनिश गुड्स, हाँ फिनिश गुड्स जो है हेड ऑफिस लिखेगा, और सॉरी फैक्ट्री लिखेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स फैक्ट्री के पास से जाएगा, तो ये फैक्ट्री की बुक में लिखा जाएगा। तो हेड ऑफिस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेगा। मैं यहाँ पर हेड ऑफिस की बुक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करता हूँ 1,20,000 रुपए से, और फिनिश गुड्स को फैक्ट्री की बुक में क्रेडिट किया जाएगा। फिनिश गुड्स को फैक्ट्री की बुक में क्रेडिट कर दिया। आगे का तरीका आपको मालूम है, यहाँ पर डेबिट में जगह खाली होगा, यहाँ क्रेडिट में जगह खाली होगा, दोनों एक दूसरे के नाम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ डेबिट में जर्नल लेजर का नाम आ गया, यहाँ क्रेडिट में फैक्ट्री लेजर का नाम आ जाएगा। ठीक है, सेम अमाउंट से। अच्छा, ये तो सेल करते हुए की पहली एंट्री। अब आते हैं इसकी दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री आप क्या बनाते हैं? दूसरी आप एंट्री बनाते हैं जब सेल करते हैं, कितने पर बेच रहे हैं? 1,40,000 रुपए पर। तो इसकी एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल और सेल ये दोनों हेड ऑफिस के मामला हैं, यानी उधार लेना
हेड ऑफिस का काम है, सेल करना हेड ऑफिस का काम है। तो ये दोनों मामला कौन रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा। तो हेड ऑफिस की बुक में एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स ट्रेड 1,40,000 रुपये से। फैक्ट्री की बुक में से कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत आसान से कॉन्सेप्ट के साथ था। तमाम क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं इसमें, जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर के हवाले से आप चेक कीजिएगा। सिर्फ लेबर की जो एंट्रीज थी, वो जो यहाँ पर 2 एंट्रीज यहाँ पे बनाई गई हैं, 2 एंट्री हेड ऑफिस की बुक में और 1 एंट्री फैक्ट्री की बुक में, तो उन्हें बस आप कंसिडर करना है और मेरे ख्याल से बाकी किसी एंट्री में आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर का मसला था वो हल हो गया होगा और इसमें जो लेबर की एंट्री थी वो भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।